हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीच नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, आपको पता है हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है वो चल रही है और इसमें अपन नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है उसकी बात करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से यदि आप नौ सेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो है अपन करते हैं। इससे पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम कर लिया, बेसिक सेल वाला जो चैप्टर है वो अपन ने कर लिया, और फिर हमने एंडोक्राइन सिस्टम वाला जो चैप्टर है वो कर लिया। आज की वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा है, यूरिनरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और अब हमारे सामने यूरिनरी सिस्टम के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस कंप्लीट अपन कर चुके हैं, वो वीडियोस आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी इज, यानी कि किडनी की जो एक्सक्रीटरी यूनिट है वो क्या होती है? वुमेन कैप्सूल, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, हेनले लूप। क्या इसका राइट आंसर रहेगा? तो इसके सही आंसर की बात करें तो सी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। द स्ट्रक्चरल एक्सक्रीटरी फिल्ट्रेशन एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही किडनी की स्ट्रक्चरल या फिर एक्सक्रीटरी या फिर फिल्ट्रेशन या फिर फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे किसी भी ह्यूमन बॉडी की या फिर हम बात करें किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनल यूनिट की बात करें, स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें, वो सेल होती है। इसी तरीके से किडनी की फंक्शनल यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है? नेफ्रॉन है। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं अपन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, वही क्वेश्चन है, वापस से घूम गया है। न्यूरॉन, एक्सॉन, ग्लोमेरुली या फिर नेफ्रॉन। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज। ठीक है, कि प्रोटीन जो मेटाबोलाइज्ड हो जाती है उसके बाद उसका मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? आयोडीन बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, यूरिया बनता है या फिर ग्लाइकोजन बनता है? सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, देखते हैं एक बार। यूरिया इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलकर बनी हुई होती है? प्रोटीन किससे मिलकर बनी हुई होती है? तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स की चेन होती है। ठीक है। अमीनो एसिड ही उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन जब मेटाबोलाइज्ड होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? यूरिया उसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। यूरिया इज अ चीफ नाइट्रोजिनस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। यूरिन के अंदर यदि हम मुख्य नाइट्रोजिनस कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो वो क्या होता है? यूरिया होता है। ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर यूरिया 80 टू 90% टोटल यूरिनरी नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यदि हम यूरिनरी नाइट्रोजन की बात करें तो उसके अंदर 80 से 90% यूरिया है जो कि रहता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। इसके बाद बात करते हैं CO2 एंड H2O इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज्ड होती है तो उससे जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो CO2 बनती है और H2O बनता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द किडनी टेक्स प्लेस इन, यानी कि किडनी का डेवलपमेंट कहाँ होता है? सर्विकल रीजन में, लंबर रीजन में, थोरेसिक रीजन में या फिर सैक्रल रीजन में? सही ऑप्शन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किडनी इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, इन पेल्विक कैविटी, इन थोरेसिक कैविटी, इन डोर्सल कैविटी। ठीक है। सही ऑप्शन की बात करें तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। किडनी आर अ पेयर ऑफ पर्पल ब्राउन ऑर्गन सिचुएटेड एट द बैक रेट्रोपेरिटोनियल साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के पीछे की तरफ सिचुएटेड रहती है पर्पल ब्राउन कलर के ऑर्गन होते हैं जो कि पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है। विच फॉर्म यूरिन फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, जो कि यूरिन को फॉर्म करता है ब्लड के प्लाज्मा से लेके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीनल प्रामिड्स आर सेपरेटेड बाय द, जो यूरिया के सॉरी जो किडनी के अंदर रीनल प्रामिड्स पाए जाते हैं वो किससे सेपरेटेड रहते हैं? रीनल कॉर्टेक्स से, रीनल मेडुला से, रीनल कॉल्यूमन से या फिर रीनल पेल्विस से? तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है। इसके ऊपर अपन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। देखिए, टिश्यू ऑफ रीनल कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी एक्सटेंड centrally and separating the pyramids to each other called renal column or column of Bertini. आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ लोब्स इन नॉर्मल किडनी 2, 3, 5, 7। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। 8 टोटल पिरामिड्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन की बात करें, लेकिन यदि हम क्लोजली ऑप्शन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है, लेकिन सही आंसर जो रहेगा वो 8 रहेगा। Lobes are the portion of kidney consisting of renal pyramids are the renal cortex above pyramids. Normal numbers of pyramids are 8. ठीक है। क्वेश्चन सीम्स टू बी लुक रॉन्ग, सो रीडर्स हैव फर्दर एक्सप्लेन, यानी कि 8 नंबर होते हैं पिरामिड्स के, लेकिन इसके क्लोजली हम बात करें तो 7 रहता है। ठीक है, ऑप्शन में से। आगे बात करते हैं। सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड मेनली टेक्स प्लेस इन, यानी कि यूरिक एसिड का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? मसल्स के अंदर होता है, किडनी के अंदर होता है, लिवर के अंदर होता है या फिर बोन मेरो के अंदर होता है? सही ऑप्शन की बात करें तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
यूरिक एसिड इज अ क्रिस्टलाइन एसिड, ठीक है, फॉर्म्ड इनटू लीवर। यूरिक एसिड क्या है, एक प्रकार का क्रिस्टलाइन एसिड है जो कि लीवर के अंदर फॉर्म होता है। वाई एन एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन बेस्ड मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो प्यूरिन होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं प्यूरिन्स, उनके मेटाबोलाइज से बनता है। प्यूरिन बेसेस आर डेराइव्ड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए एंड फ्रॉम फूड कंटेनिंग फ्री प्यूरिन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज कंप्लीटली रीऑब्जर्व्ड इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि कंप्लीटली रीऑब्जर्व कर लिया जाता है पीसीटी के द्वारा। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन की यूनिट है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो सोडियम है, यूरिया है, ग्लूकोज है या फिर वाटर है, ठीक है। सही ऑप्शन की बात करें तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर रीऑब्जर्व फ्रॉम पीसीटी, यानी पीसीटी के द्वारा सबसे ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट को रीऑब्जर्व कर लिया जाता है और दूसरा वाटर को रीऑब्जर्व कर लिया जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्यूट लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर रीऑब्जर्व 100% फ्रॉम पीसीटी, यानी कि जैसे हम बात करें ग्लूकोज है एक प्रकार का ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, इसी प्रकार से जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं। तो इनको लगभग 100% यानी कि कंप्लीटली इनको रीऑब्जर्व कर लिया जाता है कहाँ पे, पीसीटी के अंदर। वाटर, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन रीऑब्जर्व 85% एंड कार्बोनेट आयन रीऑब्जर्व 80 to 90% इनटू पीसीटी। और पीसीटी के अंदर यदि हम बात करें वाटर की, सोडियम आयन की, पोटेशियम आयन की, ये 85% तक रीऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। इसके अलावा जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन को 80 to 90% पीसीटी के अंदर रीऑब्जर्व कर लिया जाता है, ठीक है। 10वें नंबर क्वेश्चन पे आता है, डैश इज कंप्लीटली रीऑब्जर्व्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, पोटेशियम या फिर यूरिक एसिड, ठीक है। इसके सही आंसर की बात करें तो ग्लूकोज इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिल्टर्ड आउट ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि सबसे पहले जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा है जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान भी फिल्टर नहीं हो पाता, तो ग्लूकोज है, सॉल्ट्स हैं, वाटर है या फिर प्रोटीन्स है। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एवरीथिंग फिल्टर्ड आउट ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इनटू ग्लोमेरुलस, यानी कि ग्लोमेरुलस के अंदर जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है तो यदि हम प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ दें और ब्लड सेल्स को छोड़ दें, सब कुछ फिल्टर आउट कर दिया जाता है। ड्यू टू हाईएस्ट ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, लगभग 55 to 60 mm ऑफ मर्करी, सबसे ज़्यादा प्रेशर ये कैपिलरी के अंदर लगता है, जिसे अपन ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर कहते हैं। यदि प्लाज्मा प्रोटीन बॉडी से बाहर चली जाएगी तो फिर दिक्कत हो सकती है, प्रोटीन की कमी हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर। दूसरी बात करें, ब्लड सेल्स भी यदि फिल्टर आउट हमारी बॉडी से हो गई तो भी हमें समस्या क्रिएट हो सकती है। इसलिए ये दोनों चीज़ें ही फिल्टर आउट नहीं होती ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान। Cause of highest glomerular capillary pressure are difference of diameter of afferent arteriole less than that of efferent arteriole। अब देखिए, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर होता है तो दोनों ही आर्ट्रियोल्स के अंदर डिफरेंट होता है। एक होती है इफरेंट आर्ट्रियोल और एक होती है एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट जिसमें से कि ब्लड आता है और इफरेंट जिसमें से ब्लड निकलता है, ठीक है। तो दोनों में ही प्रेशर अलग अलग होता है। साइज ऑफ प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स आर लार्जर देन साइज ऑफ स्लिट पोर्स ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो ये रीज़न क्या है ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्यों फिल्टर आउट नहीं हो पाती, इसको किस तरीके से नेचर ने सेट किया है कि जो ब्लड सेल्स की बात करें उनकी साइज लार्जर होती है, प्रोटीन की साइज है वो बड़ी होती है, किससे, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर पोर्स पाए जाते हैं उनसे थोड़ी साइज बड़ी होती है, इसलिए ये फिल्टर आउट नहीं हो पाते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या फिर ऑस्मोसिस। सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए, द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन एंड सम ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन फ्रॉम द ब्लड इनटू रीनल ट्यूब्यूल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब दूसरी स्टेज आती है ट्यूबुलर सिक्रेशन की, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंदर क्या होता है, मटेरियल का ट्रांसफर होता है, उस मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं, पोटेशियम आयन होते हैं, अमोनियम आयन होते हैं, इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे पेनिसिलिन वगैरह हो गई। इन सब को रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर लिया जाता है ब्लड से, और ये कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन आल्सो अकर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बट इज एट ए पैसिव प्रोसेस नॉट एक्टिव। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन चल रहा है उसके दौरान भी कुछ सब्सटेंस ब्लड से नेफ्रॉन के अंदर डाल दिए जाते हैं, लेकिन ये एक्टिव प्रोसेस नहीं होती है। ये कैसी प्रोसेस होती है, ये पैसिव प्रोसेस होती है, यानी कि साथ साथ चलती है, एक पर्टिकुलरली प्रोसेस नहीं चलती है। एक्टिव का मतलब होता है कि जहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे अपन एक्टिव प्रोसेस कहते हैं या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव का मतलब है यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है, डिफ्यूजन के थ्रू ही जो ट्रांसफर है वो चल रहा है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अ थिन स्मूथ लेयर ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द किडनी इज कॉल्ड, यानी कि किडनी को प्रोटेक्ट करने वाली एक थिन स्मूथ लेयर होती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, उस फाइब्रस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? बोमेन कैप्सूल कहा जाता है, कॉर्टेक्स कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है, या फिर मेंड्यूला कहा जाता है? तो सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए आप। थ्री एरिया ऑफ टिश्यू कैन बी सीन बाय नेक्ड आई और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी दे आर। जब अपन किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं तो हमें तीन टिश्यू दिखाई देते हैं जो कि अपन नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। सबसे पहला होता है फाइब्रस कैप्सूल, या फिर जिसे अपन रीनल कैप्सूल भी कहते हैं। ये आउटर लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू या फिर फैटी टिश्यू से मिलकर ये बनी होती है, जो कि किडनी को प्रोटेक्ट करती है और किडनी के चारों तरफ पाई जाती है। ठीक है, पहली लेयर कौन सी हो गई? फाइब्रस कैप्सूल या फिर रीनल कैप्सूल अपन जिसे कहते हैं। दूसरी बात करें रीनल कॉर्टेक्स, जो कि एक लाइट रेड एरिया होता है टिश्यू का, जो कैप्सूल और पिरामिड्स के बीच में पाया जाता है। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर ग्लोमेरुलस और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन आदि पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि रीनल कॉर्टेक्स के अंदर क्या पाया जाएगा? ग्लोमेरुलस पाया जाएगा जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। इसके अलावा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन की पाई जाती है, जिसमें कि पीसीटी भी आती है आपकी और डीसीटी भी आती है। पीसीटी का मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी का मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दोनों ट्यूब्यूल आ जाते हैं जो कि नेफ्रॉन का पार्ट होते हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है मेडुला, जो कि एक डीप डार्क ब्राउन एरिया है, जो कि 8 टू 18 कोन शेप्ड रीनल पिरामिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये तीन टिश्यू के एरिया हमें दिखाई दे जाते हैं। ये सारी की सारी हमें नेक्ड आई से भी दिखाई दे जाते हैं जब अपन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेते हैं किडनी का। सबसे पहला आता है फाइब्रस कैप्सूल, दूसरा आता है रीनल कॉर्टेक्स और तीसरा आता है मेडुला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल यूरिन आउटपुट फॉर एन एडल्ट ड्यूरिंग 24 आवर्स इन 1500 ml, 1400 ml, 1300 ml या फिर 1200 ml। नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए एक एडल्ट के अंदर? तो सही ऑप्शन है इसका 1500 ml लगभग नॉर्मल यूरिन आउटपुट रहता है। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ किडनी एक्सेप्ट, यानी कि सारे के सारे फंक्शंस किडनी के हैं लेकिन एक को छोड़ के। क्या फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन किडनी का फंक्शन है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, मेंटेनिंग एसिड बैलेंस। तो बिल्कुल ये एक ऑप्शन सही है। मेंटेनिंग वाटर बैलेंस बिल्कुल सही है, मेंटेनिंग एसिड बैलेंस बिल्कुल सही है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कभी भी किडनी के अंदर नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया हमेशा लीवर के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब देखिए किडनी के फंक्शन और देख लेते हैं अपन एक बार। मेंटेनिंग वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स लाइक इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन एंड 125 डी हाइड्रोक्सी कॉल्सिकैल्सिफेरॉल, ठीक है, कॉलीकैल्सिफेरॉल या फिर जिसे अपन कैल्सिटेरॉल भी कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, यानी कि तीन फंक्शन हमने किडनी के देख लिए। सबसे पहले वाटर के लेवल को मेंटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को मेंटेन करना, एसिड बेस के लेवल को मेंटेन करना। दूसरा है हार्मोन, जैसे कि आपका एरोथ्रोपोइटिन हार्मोन हो गया, रेनिन हो गया, कैल्सिटीरॉल हो गया, इन हार्मोन का फॉर्मेशन करना। तीसरा है एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक लाइक वेस्ट, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, इन सबको बॉडी से एक्सक्रीट करना या फिर बॉडी से बाहर निकालना। इसके अलावा बात करें फॉर्मेशन ऑफ यूरिया अकर्स इनटू लीवर नॉट द किडनी। मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कहाँ होता है? लीवर के अंदर होता है, किडनी के अंदर नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। एसिड बेस बैलेंस इज रेगुलेटेड बाय किडनी बाय एक्सक्रीटिंग हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टू मेंटेन द, यानी कि जो एसिड बेस बैलेंस है उसको किडनी किस तरीके से रेगुलेट करती है? हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करके और इलेक्ट्रोलाइट को किस तरीके से मेंटेन करती है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, फिल्टर द प्रोटीन फ्रॉम यूरिन, नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, देखिए इसके सही आंसर की बात करें तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड रेगुलेशन या फिर फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी मेंटेन बाय विच ऑर्गन, किस ऑर्गन के द्वारा किया जाता है? तो अभी हमने देखा किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज वन ऑफ प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस? किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन, स्टमक। बिल्कुल ए इसका राइट आंसर रहेगा। ये दोनों ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कितनी बार आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम के अंदर वो आप देख सकते हैं। आगे देखिए, रेनिन कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ एंजियोटेंसिन विच कॉज वैसोकॉन्ट्रैक्शन इन द किडनी देयरबाय causing water and electrolyte excretion, causing water and electrolyte retention, stimulate synthesis of minerals, affect metabolism, melatonin synthesis। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन है। when blood pressure falls hormone renin is secreted by cell of juxta glomerular apparatus of kidney, यानी कि जब भी ब्लड प्रेशर कम होता है, फॉल्स होता है, गिरता है, तो रेनिन सबसे पहले सिक्रेट होता है। रेनिन को सिक्रेट करने वाली सेल्स कौन सी हैं?
जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस किडनी के अंदर पाई जाती है, जहाँ से रेनिन हार्मोन सिक्रेट होता है, विच कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट फ्रॉम एंजियोटेंसिन, अ प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज फ्रॉम लिवर। ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है किसके लिए? एंजियोटेंसिन फर्स्ट को बनाने के लिए, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनता है किससे? एंजियोटेंसियो जन से। ठीक है। एसीई जो कि एक हार्मोन है, सिक्रेट होता है लंग के द्वारा, ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। एंजियोटेंसिन सेकंड जो कि एक्टिव फॉर्म है हार्मोन की, अब पावरफुल बेसोप्रेशर, एक पावरफुल बेसोप्रेशर है, ये अफेक्ट करता है रीनल फिजियोलॉजी को इन 3 वे। ये 3 तरीके से रीनल फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है। कैसे? डिक्रीज जीएफआर बाई वैसो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एफरेंट एट्रियोल। सबसे पहले जीएफआर को ये कम कर देगा, जिससे वैसो कॉन्ट्रैक्शन है एफरेंट एट्रियोल का, उसको डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंक्रीज वाटर सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी। पीसीटी के अंदर जो वाटर का, सोडियम का और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसको क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स विच कॉज स्टिमुलेशन ऑफ प्रिंसिपल सेल इन द डिस्टल पोर्शन ऑफ डीसीटी विच रिजल्ट इनटू इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सोडियम एंड इंक्रीज बीपी। अब क्या होगा? एल्डोस्टेरोन का सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा ये, जो कहाँ बनता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर बनता है। फिर ये जो एल्डोस्टेरोन है ये स्टिमुलेट करेगा किसको? डिस्टल पोर्शन ऑफ डीसीटी के अंदर जो प्रिंसिपल सेल्स पाई जाती हैं उनको, जिससे कि वाटर का, सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा और बीपी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से ब्लड प्रेशर को हमारी बॉडी के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है कई बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ पर्सन्स ब्लड प्रेशर ड्रॉप द किडनी रिस्पॉन्ड बाई, यानी कि जब भी ब्लड प्रेशर किसी पर्सन का कम होता है तो किडनी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है? प्रोड्यूसिंग एल्डोस्टेरोन, स्लोइंग द रिलीज ऑफ एडीएच, सिक्रेटिंग रेनिन या फिर इंक्रीज यूरिन आउटपुट। तो एल्डोस्टेरोन को तो प्रोड्यूस नहीं करती किडनी के द्वारा, एल्डोस्टेरोन तो प्रोड्यूस किया ही नहीं जाता। ठीक है। एडीएच के रिलीज को कम कर देती है नहीं, लेकिन रेनिन का सिक्रेशन बढ़ा देती है, या फिर सिक्रेशन ऑफ रेनिन होता है। तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। द हार्मोन रेनिन इज सिंथेसाइज्ड बाय स्प्लीन, लंग्स, ब्रेन या फिर जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस। तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सोडियम इन द बॉडी इज बाय द एक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, थर्स्ट मैकेनिज्म या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसके सही ऑप्शन की बात करें अपन कि वाटर और सोडियम के लेवल को किस तरीके से रेगुलेशन किया जाता है बॉडी में, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इन सब के द्वारा ये किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज जीएफआर ऑफ एडल्ट? 10 ml पर डे, 180 लीटर पर डे, या फिर 1500 ml पर डे, या फिर 1 ml पर डे। तो इसके सही आंसर की बात करें तो बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसका मतलब होता है कि 180 लीटर ब्लड को फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है। ग्रॉस फिल्ट्रेशन रेट है जीएफआर की फुल फॉर्म, यानी कि एक दिन के अंदर कितने ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है। तो 180 लीटर ब्लड को एक दिन के अंदर फिल्टर कर दिया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमारी बॉडी के अंदर तो 180 लीटर ब्लड कहाँ से आएगा? 180 लीटर ब्लड तो हमारी बॉडी के अंदर होता ही नहीं है। तो इसका हिसाब अपन किस तरीके से लगाएंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है वो इतनी बार सर्कुलेट हो जाता है किडनी के अंदर से कि लगभग 180 लीटर ब्लड टोटल जोड़ के हम बात करें तो 180 लीटर ब्लड लगभग छन जाता है एक दिन के अंदर पूरी किडनी में। ठीक है, इस तरीके से अपन इसे समझेंगे। देखिए, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय बोथ किडनी इन ईच मिनट कॉल्ड जीएफआर। जैसे कि मिनट में बात करें तो 125 ml पर मिनट ब्लड फिल्टर होता है हमारी बॉडी के किडनी के द्वारा। दोनों किडनियों की बात हो रही है यहाँ पे। तो 24 घंटे के अंदर जितनी मिनट होती है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 125 ml से, तो कितना आ जाएगा? 180 लीटर पर डे के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर इन द रीनल कैप्सूल पर मिनट इज नोन एज यूरिन पर मिनट, ब्लड फ्लो पर मिनट, आइडल वॉल्यूम या फिर जीएफआर। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है क्या कहलाता है? जीएफआर कहलाता है। द माइक्यूशन रिफ्लेक्स सेंटर इज लोकेटेड इन द पोन्स, मिड ब्रेन, लंबर प्लेक्सस या फिर सैक्रल प्लेक्सस। सही ऑप्शन की बात करें तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए, मैक्यूरेशन रिफ्लेक्स सेंटर इज अ सेंटर दैट कंट्रोल द रिफ्लेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के लिए रिफ्लेक्स करने के लिए एक रिफ्लेक्स सेंटर पाया जाता है जिसे अपन मैक्यूरेशन रिफ्लेक्स सेंटर कहते हैं, जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर के रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये सैक्रल प्लेक्सस के अंदर पाया जाता है। दीज आर लोकेटेड इन द सेकंड टू फोर्थ एंड फोर्थ टू सिक्स सैक्रल सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड। जो हमारी नर्व कॉर्ड होती है उसके 4 टू 6 सैक्रल सेगमेंट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स? मैच्यूरेशन प्रोसेस, प्रोस्टेट प्रोसेस, ग्लोमेरुलर प्रोसेस या फिर किडनी प्रोसेस। ठीक है, इसके सही ऑप्शन की बात करें तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, मैच्यूरेशन प्रोसेस। देखिए, द रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी कॉल्ड यूरिनेशन या फिर मैच्यूरेशन। ठीक है,
मिक्चुरेशन प्रोसेस इज कैरी आउट बाय बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, दोनों मसल्स के द्वारा ये काम होता है। अब कैसे होता है देखिए, जो वॉलेंट्री मसल्स हैं वो यूरेथल की एक्सटर्नल पोर्शन पे पाई जाती हैं, ठीक है, और इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो यूरेथ्रा की इंटरनल लेयर में पाई जाती है, यानी यूरेथ्रा की दो लेयर होती हैं, दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं, एक एक्सटर्नल होता है एक इंटरनल होता है। तो एक्सटर्नल की तरफ वॉलेंट्री पाई जाती है, यानी कि हमारी इच्छा होगी तो ही हम उस मसल्स को या स्फिंक्टर को रिलीज करेंगे तो हमारी बॉडी से यूरिन है बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो यूरेथ्रा होता है, जो यूरेथ्रा होता है उसके जो इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो उनमें ऑटोमेटिक ही जो यूरिन है वो फिल होता रहता है। लेकिन जब बॉडी से बाहर निकालना होता है तो कौन सी मसल्स काम आती है, वॉलेंट्री मसल्स काम आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन यूरिन, यूरिन के अंदर नहीं पाया जाता, ओनली ग्लूकोज, ओनली रेड ब्लड सेल्स, ओनली प्रोटीन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसके सही ऑप्शन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ग्लूकोज भी नहीं पाया जाता, प्रोटीन भी नहीं पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स भी नहीं पाया जाता। अब अपन यूरिन का नॉर्मल कंपोजिशन देख लेते हैं, तो देखिए 96% उसके अंदर वाटर होता है, 2% उसके अंदर यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है, अमोनिया होता है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, पोटेशियम, ठीक है, सॉरी, फॉस्फेट आयन, ऑक्सलेट, सल्फेट, यूरोबिलिन आदि पाए जाते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस लाइक एल्यूमिन, ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज, ब्लड सेल्स, पस, कास्ट बैक्टीरिया इनटू यूरिन इंडिकेट पैथोलॉजिकल कंडीशन। अगर इनमें से कोई भी चीज़ यूरिन के अंदर पाई जा रही है, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जा रही है, ग्लूकोज आ रहा है, कीटोन बॉडीज आ रही है, ब्लड सेल्स आ रहा है, पस आ रहा है, कैस्ट्स आ रहे हैं, या फिर बैक्टीरिया आ रहा है, तो ये सब क्या कंडीशन को कॉज कर रहा है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन कोई ना कोई है, यानी कि कोई ना कोई डिजीज पर्सन को हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन नॉर्मली रेंज अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 1.5 टू 1.8, 0.75 टू 1.00, 1.01 टू 1.025, या फिर 1.8 से 2.0, ठीक है। इसके सही ऑप्शन की यदि हम बात करें कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, नॉर्मल जो रेंज होती है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा सी, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने नॉर्मल किडनी की बात कर ली। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आएंगे वो ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब किससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। देखिए, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन नंबर इज 1, लंग्स, ओवरी, किडनी, या फिर यूरिनरी ब्लैडर। तो देखिए, लंग्स भी दो होते हैं, ओवरी भी दो होती है, किडनी भी दो होते हैं, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर कितना पाया जाता है, एक पाया जाता है, ठीक है। ये ऑल अदर ऑर्गन्स आर प्रेजेंटेड टू पेयर, ये हमें पता चल गया। द यूरिनरी ब्लैडर इज पियर शेप्ड ऑर्गन, ओवल शेप्ड ऑर्गन, स्फेरिकल ऑर्गन, बीन शेप्ड ऑर्गन। तो यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है, पियर शेप्ड ऑर्गन है। पियर शेप्ड मस्कुलर डिस्टेंसिबल ऑर्गन सर्व एज रिजर्वर फॉर यूरिन एंड सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी। एक रिजर्वियर के रूप में काम करता है, जिसके अंदर यूरिन हमारा रिजर्व रहता है, और जब हमारा मन करता है या फिर जब हमारा वो भर जाता है तो वहाँ से हमें बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है उस यूरिन को। ये कहाँ पाया जाता है, पेल्विक कैविटी के अंदर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द टोटल कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज 0.15 लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर। तो कितनी होती है कैपेसिटी, ये हमें बताना है। तो 1 लीटर की लगभग उसके अंदर कैपेसिटी पाई जाती है। The total capacity of the urine bladder is around 1 liter. Reservoir of urine known as bladder, kidney, spleen, large intestine। तो क्या रहेगा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एन irresistible urge to void urine occurs when bladder volume increase to 400 ml, 600 ml, 1000 ml, या फिर 800 ml। यानी कि ये हमसे पूछ रहा है कि जो इरिस्टिबल अर्ज होती है कि अब हम यूरिन को अवॉइड नहीं कर सकते, तब वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाता है ब्लैडर का, 400 ml, 600 ml, 1000 ml, या फिर 800 ml। तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लैडर बाई वॉलेंट्री कंट्रोल, एक्शन ऑफ ग्रेविटी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेटर्स, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी कि किडनी के अंदर से यूरिन ब्लैडर के अंदर कौन से फॉर्म से ट्रांसफ़र होता है या फिर ट्रांसपोर्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेटर से ये ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसे नहीं है नली की तरह बह के आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा, धीरे धीरे वो आएगा, ठीक है। यूरेटर्स कन्वे यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल वॉल्स ऑफ यूरेटर। यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वही हैं जो ईसोफेगस के अंदर पाए जाते हैं, वही कॉन्ट्रैक्शन ईसोफेगस के अंदर चलते हैं, और वही कॉन्ट्रैक्शन कहाँ चलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चलते हैं, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चलते हैं, यूरेटर्स के अंदर चलते हैं। द एपिथेलियल टिश्यू विच लाइंस द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्यूमिनर, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वेमस, या फिर ट्रेंशिनल। इसके सही ऑप्शन की यदि हम बात करें कि जो एपिथेलियल टिश्यू की लाइंस बनी हुई होती है यूरिनरी ब्लैडर की, वो कौन सी होती है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अपन रीनल कैलकुली की बात करेंगे, ठीक है।
अगला अपना टॉपिक कौन सा आ गया, रीनल कैलकुली। देखिए, प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन यूरिनरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड यूरोलिथियसिस, किडनी लिथियसिस, कॉलीलिथियसिस या फिर स्टोन लिथियसिस। सही ऑप्शन की बात करें तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एन इंपॉर्टेंट कंडीशन कॉजिंग रीनल कैलकुली, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल ट्यूमर्स, हाइपर पैराथायरोडिज्म या फिर हाइपर टेंशन। इसके सही ऑप्शन की बात करें तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हाइपर पैराथायरोडिज्म इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपर कैल्शियमिया विच कैन लीड टू फॉर्मेशन कैल्शियम कंटेनिंग रीनल कैलकुली और स्टोन। यानी कि हाइपर पैराथायरोडिज्म एक मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपर कैल्शियमिया का। हाइपर कैल्शियमिया का मतलब क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है, और ये कब बढ़ता है, जब पैराथायरॉयड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, इनकी हाइपर पैराथायरोडिज्म कंडीशन होती है तब। ये कैल्शियम को रीनल कैलकुली के अंदर बनाने का काम करती है, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि वो ब्लड की जब फिल्ट्रेशन होती है, यूरिन की फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है सॉरी, किडनी के अंदर, तो वहाँ जाके वो फंस जाते हैं और किसको कॉज करते हैं, स्टोन को बनाते हैं या फिर रीनल कैलकुली को बनाते हैं। ठीक है, द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन इज यूरिया, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी स्टोन पाए जाते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट की फॉर्म में पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट इज अ कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन यूरिन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, यानी कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट है ये कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड ही है जो कि यूरिन में क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। इट इज़ अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ किडनी स्टोन, किडनी स्टोन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ये। 80% स्टोन आर कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट इन नेचर। जो 80% स्टोन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट होंगे या फिर कैल्शियम फॉस्फेट होंगे। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन दैट अकर्स इन नेफ्रोलिथोसिस, यूरिक एसिड, कैल्शियम स्टोन, स्ट्रोबाइट स्टोन या फिर सिस्टाइन स्टोन। तो इसके सही ऑप्शन की यदि हम बात करें तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, कैल्शियम स्टोन ही ज़्यादातर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रीनल कैलकुलाई, पेनक्रियाटिस, गाउट, फ्रैक्चर्ड फीमर या फिर डिस्क डिजीज। सही ऑप्शन की बात करें तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। गाउट इज अ फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस कॉज्ड बाई हाइपर यूरिसीमिया विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू यूरिक एसिड रीनल क्वालिटी। अब देखिए, गाउट या फिर जिसे हिंदी के अंदर गठिया भी कहते हैं, एक अर्थराइटिस का फॉर्म है जो कि हाइपर यूरिसीमिया का हाइपर यूरिसीमिया के द्वारा कॉज होता है। हाइपर यूरिसीमिया का मतलब क्या होता है कि हाइपर का मतलब मात्रा का बढ़ जाना, यूरिसीमिया का मतलब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है, और ये यूरिक एसिड कहाँ जाके जमा हो जाता है, रीनल के अंदर, रीनल यानी किडनी के अंदर हमारे जमा हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, रीनल कैलकुली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, when providing discharge teaching for a client with uric acid calculi the nurse should include an instruction to avoid which diet। यानी कि एक यूरिक एसिड कैलकुलाई का पेशेंट था, उसको डिस्चार्ज किया जाता है तो क्या अवॉइड करने के लिए नर्स उसे इंस्ट्रक्शन देती है, लो कैल्शियम, हाई ऑक्सलेट, लो ऑक्सलेट या फिर हाई प्यूरिन। ठीक है, तो क्या अवॉइड करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो उसे हाई प्यूरिन अवॉइड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। हाई प्यूरिन एंड एसिड एस डाइट शुड बी एडवाइज टू अवॉइड इन यूरिक एसिड स्टोन। हाई प्यूरिन की डाइट नहीं लेनी है। प्यूरिन आर पेरेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस इंक्लूड एडेनिन एंड ग्वानिन। प्यूरिन के अंदर क्या पाए जाते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, दो नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं जो कि पेरेंट हैं किसके, नाइट्रोजिनस बेस के। ठीक है, प्यूरिन आर कैटाबोलाइज टू यूरिक एसिड। प्यूरिन हमेशा यूरिक एसिड के अंदर कैटाबोलाइज होते हैं विच इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, जो किडनी के अंदर बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, लेकिन वो बॉडी से बाहर निकल पाते नहीं हैं, तो कहाँ जमा हो जाते हैं, रीनल पोर्टल के अंदर या फिर मत करें रीनल किडनी के अंदर जाके जमा हो जाते हैं और वो स्टोन बना देते हैं। एक्सेसिव यूरिक एसिड लेवल में कॉज यूरिक एसिड कैलकुलाई। बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि यूरिक एसिड बन जाएगा हमारी बॉडी के अंदर तो यूरिक एसिड कैलकुलाई को कॉज करेगा। अ क्लाइंट हु हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ गाउट, एक पेशेंट है, एक क्लाइंट है जिसकी गाउट की हिस्ट्री रही है, इज आल्सो डायग्नोज विद यूरोलिथियसिस, वो दोबारा डायग्नोस हो जाता है यूरोलिथोसिस से। द स्टोन आर ऑफ यूरिक एसिड टाइप, अ नर्स गिव द क्लाइंट इंस्ट्रक्शन इन मिल्क इन फूड टू लिमिट विच इंक्लूड। यानी कि अब किस फूड को उसको लिमिट करना चाहिए, यूरिक एसिड भी उसके अंदर हो गया है, तो मिल्क को, कैरेट्स को, लीवर को या फिर एप्पल्स को। ठीक है, तो इसके सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन के अनुसार पेशेंट की हिस्ट्री गाउट की रही है और पेशेंट उसे यूरिक एसिड के लिए भी कंप्लेन करता है दोबारा, सो नर्स को उसे एडवाइस करना चाहिए कि वो प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में ना ले, उन फूड को अवॉइड करें, जैसे कि आपके ऑर्गन मीट्स हो गए, जैसे लीवर, पेनक्रियाज, ब्रेन्स, किडनी, जो मीट खाने वाले लोग होते हैं इन सबको इग्नोर करें। रेड वाइन्स, सैडिन्स, ग्रेवीज, स्वीट ब्रेड्स, स्पेनिच, मशरूम्स एंड मीट एक्सक्रीट, इन सबको क्या करना है, उसे कम करना है। In a patient with multiple small renal calculi, the nurse will instruct the patient to strain all urine, to take plenty of fluid,
एंड एम्बुलेट टू रिमेन ऑन द बेड रेस्ट, आस्क द मेडिकेशन ऑफ रेस्ट। इसके सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं विच इज़ नॉट यूज इन लिथोट्रिप्सी प्रोसीजर। लिथोट्रिप्सी जो प्रोसीजर है उसमें क्या यूज़ नहीं होता? यूरेट्रोलिथोटोमी, नेफ्रोलिथोटोमी, पैलियोलिथोटोमी या फिर लिथोटोमी। इसके सही ऑप्शन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच प्रोसीजर इज यूज टू एलिमिनेट कैलकुलाई फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट से कैलकुलाई को एलिमिनेट करने के लिए कौन से प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है? सिस्टोटोमी, लिथोट्रिप्सी, नेफ्रेक्टोमी या फिर सिस्टोस्कोपी। इसके सही ऑप्शन की बात करें तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सिस्टोलिथोटोमी मीन्स रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, किडनी या फिर यूरेटर। सिस्टोलिथोटोमी का मतलब क्या होता है? स्टोन को कहाँ से बाहर निकालना? ब्लैडर से, गॉल ब्लैडर से, किडनी से या फिर यूरेटर से। तो इसका क्या ऑप्शन सही रहेगा? ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। सिस्टोलिथोटोमी का मतलब होता है ओपन सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्लैडर स्टोन वाया लोअर एब्डोमिनल इंसीजन, यानी कि लोअर एब्डोमिनल को इंसीजर से इंसीजन करेंगे, काटेंगे, वहाँ से ब्लैडर को, ब्लैडर के अंदर से ओपन सर्जरी करके वहाँ से स्टोन्स को बाहर निकाला जाता है। इसे अपन सिस्टोलिथोटोमी कहते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है? डायलेशन ऑफ इंटेस्टाइन, डायलेशन ऑफ स्टोमक, डायलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर या फिर डायलेशन ऑफ किडनी। सही ऑप्शन की बात करें तो डी इसका राइट आंसर है। हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन्स डायलेशन ऑफ द रीनल पेल्विस ड्यू टू यूरिन कलेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिनरी आउटफ्लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द क्लाइंट डायग्नोज विद रीनल कैलकुली इज एडमिटेड टू मेडिकल यूनिट, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले क्या इम्प्लीमेंट करेगी नर्स को, क्या करना चाहिए? मॉनिटर द क्लाइंट्स यूरिनरी आउटपुट, assess client's pain and rule out complications, increase the client's oral fluid intake, use a safety gait belt when walking patient। इसके सही ऑप्शन की बात करें अपन तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। देखिए, when a patient is being treated for a renal calculus, the nurse anticipates checking specific gravity, straining the urine, collecting a 24 hours urine sample, measuring urine output। सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर का क्वेश्चन आज की वीडियो का। मैच लिस्ट फर्स्ट टू लास्ट सेकंड से मैच करना है लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकंड से। ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, लेजर लिथोट्रिप्सी, ट्रीटमेंट ऑफ रीनल स्टोन, लिलियल कॉन्टैक्ट, स्ट्रेस, इनकॉन्टिनेंस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, वन टाइप यूरिनरी डाइवर्शन, कीगल एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो फर्स्ट का ये थर्ड जाएगा। इसमें ये रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगली वीडियो के अंदर हम रीनल फेलियर की बात करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर भी कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद। ठीक है।